देखो भाई बच्चे, मान लो सेंटर ऑफ मास समझने के पहले देखो जरा, हाँ हाँ रुकना है। देखो इधर बच्चे, मान लो ये एक डिस्क है, ये डिस्क है ऐसी रखी हुई है। क्या डिस्क रखी हुई है? क्या डिस्क रखी हुई है? इस पर मैंने फोर्स लगाया, यहाँ पर मैंने एफ फोर्स लगाया। देखो इधर बच्चे, और कोई फोर्स नहीं है, ये रफ ये जो सरफेस है ना ये स्मूथ है। इसके ऊपर और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जल्दी बोलो। एम जी नीचे, ऊपर नॉर्मल, और एक एफ लग रहा है बस। एन और एम जी तो बैलेंस्ड है। अगर मैं पूछूं कि बताओ इस डिस्क का एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, हाँ ए कितना होगा? नहीं एम बी स्क्वायर बाई आर। अरे डिस्क रखी हुई यार, हैं एफ बाई एम कहोगे, यही कहोगे, बस यही गलत है। वही तो बताने भाग जाऊंगा, यही तो बताऊंगा, यही तो बताना है मुझे, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ आज। गलत क्यों है ये बताऊंगा ना। ये जो फॉर्मूला है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, मैंने जब एफबीडी बनाया था पॉइंट बनाया था तुम्हें कि नहीं? जब भी मैं तुम्हें एफबीडी बनवाता था तो कहता था पॉइंट से दिखाओ। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए वैलिड है? ये एफ ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए वैलिड है? इट इज वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या वैलिड फॉर? क्या ये डिस्क पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है? तो उसके लिए तो नहीं बता सकते। तो ये फॉर्मूला बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं है। नहीं ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड है ही नहीं। नहीं ये तो अभी पढ़ने जा रहा हूं, अभी तुम्हें पता ही नहीं है। देखो इसमें तुम्हें भी पता ही नहीं है किसके लिए है, तो इसके लिए क्या है ये हमें नहीं पता है। एक अगर हम इसमें कितने पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं? इनफाइनाइट। ये पार्टिकल है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल है? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब कैसे नहीं, जैसे इस पर कैसे ये तुम्हें ट्रस्ट हो कि बात सही गलत है, चेक करो। देखो क्या, देखो इधर देखो, ये तो ठीक है। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ, रुक जाओ इधर देखो, मान लो रॉड है, ये रॉड एक टेबल पर रखी हुई, एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल है और उस टेबल पर एक रॉड रखी हुई है, एक रॉड रखी हुई है टेबल पर। इस रॉड का मास m है, लेंथ l है। इसके एक एंड पर मैंने फोर्स F लगाया बच्चों, एक एंड पर मैंने फोर्स F लगाया, तो ये रॉड, इस रॉड का एक्सेलरेशन अगर तुम बताते पहले तो F बाई एम बताते कि नहीं? बताओ, यही तो बताते, जो कि गलत है। सुन लो इधर, क्यों गलत है? अच्छा बताओ, ये F राइट है कि लेफ्ट है? F तो रॉड को राइट जाना चाहिए क्योंकि रॉड का एक्सेलरेशन राइट होना चाहिए। अच्छा ये वाला एंड किधर जाएगा रॉड का? ये वाला लेफ्ट जाएगा। तब तो ये गलत हो गया क्योंकि तुम कह रहे हो रॉड का एक्सेलरेशन फोर्स की तरफ है, लेकिन उसी रॉड का कुछ पार्ट तो पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो बात सही नहीं है। ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? तो ये उसके लिए वैलिड नहीं है। पहले ये लिख लो कि ये ऐसा बना लो कि हाँ तब वैलिड होता। अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास पर लगाते, यही तो अब आ रहे हो धीरे धीरे,
कि तुम कहाँ लगाते तो वैलिड होता। तो पहले देखो ये लिख लो कि वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड फॉर, दिस फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स का संग्रह हो, क्या हो, ग्रुप हो, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है फॉर्मूला। अरे नहीं समझे, समझ गए कुछ? तो उसके लिए क्या एप्लीकेबल है, उसके लिए कैसे करें देखते हैं। नहीं तब भी फोन करो तो करो। बोलो, ठीक है। नॉट वैलिड फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो लिखो। अच्छा, F/m की वैल्यू आएगी, इधर देखो बच्चे, रुक जाओ, एग्जाम्पल देखो, इधर लिखा कि नहीं, ये वाला भी फिगर बनाना है, ये फिगर बनाओ फिर आगे लिखो। या ऐसे देखो, अगर फोर्स मैंने 10 न्यूटन लगाया, कितना, और मान लो मास इसका 10 किलोग्राम है, तो एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए? अरे यही तो आना चाहिए, बोलो बोलो। इधर देखो मौलिक, इस रॉड का मास अगर 10 किलोग्राम है और मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। जो इधर देखो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें से एक पॉइंट है जिसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, बस सिर्फ इसमें एक पॉइंट है। जो पॉइंट है उसी का नाम क्या है? सेंटर ऑफ मास। एक पॉइंट है जो इस लॉ को फॉलो कर रहा है। इस पूरे बॉडी में एक पॉइंट है जो इस फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ को फॉलो कर रहा है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। बाकी किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन 10 नहीं मिलेगा, तुम नापोगे तब 12 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9.9 मिलेगा, कम या ज़्यादा मिलेगा। सिर्फ एक पॉइंट है जिसका एक्सेलरेशन कितना मिलेगा। अगर एक एंड पर फोर्स लगा, तो अगर बीच में लगाओगे फोर्स तो सबका एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा, अगर सेंटर ऑफ मास पर ही लगा दोगे। क्योंकि इसमें देखो, ये फोर्स जब मैंने यहाँ लगाया था ना ऊपर वाले हिस्से में, तब तो रॉड ऐसे घूमना भी शुरू कर देगी ना, ये पीछे जाना शुरू कर देगा। देखो अगर यहाँ पर तुम धकेल रहे हो तो ये इधर आएगा, तो मैंने धकेला इधर है, ये इधर क्यों आ रहे हो भाई? अगर न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहे हो तब तो मेरे फोर्स की तरफ तुम भी जाओ, तब तो हाँ कंबाइंड मोशन हो जाएगा। तो क्या लिखा है, लिखा कि नहीं ये बात, ये लिखा बनाया ये, इसको बनाओ, इतना बनाने, हाँ इतना बनाने के बाद लिखो। हाँ हाँ हाँ, नीचे साइड लगाओगे, नीचे वाला आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा। किसका, किस पॉइंट का? नहीं भाई, जब नीचे वाले यहाँ फोर्स लगाओगे, अगर यहाँ लगाओगे फोर्स, यहाँ लगाते फोर्स, तो ये पॉइंट आगे जाता, ये पीछे जाता। तो तुम किस पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछ रहे हो? नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, वो तो पता है उसको कि ये पीछे जाएगा, वो तो वो क्यों पूछेगा वो? जैसे इस केस में इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, ये तो उसको पता है, कुछ और पूछ रहा होगा वो। अरे ये तो इसने ही बताया था कि ये पॉइंट पीछे जाएगा। नहीं हाँ। किस पॉइंट का बेटा, तुम किस पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछ रहे हो? ये मतलब जब आपने पहले ऊपर फोर्स लगाया था तो उसमें नीचे वाले का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना। हाँ और क्या, और नीचे वाले पे लगाएंगे तो भी उसी का नेगेटिव होगा। क्या कह रहा है? ऊपर वाले का होगा, तुम क्या कह रहे हो? हाँ अगर इधर हम लोग करेंगे फोर्स तो फिर ये तो कंबाइंड मोशन हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास पे करेंगे हाँ तो प्योर हाँ तो सही होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ ऐसे कर दें हाँ तो भी सही होगा। तो फिर इसको कैसे? हाँ तो वो आएगा ना, अभी यही तो पढ़ने जा रहे हैं। देखो इधर, वी सी दैट लिखो, वी सी दैट when a force F is applied
we see that when a force F is applied on a body, पॉइंट पार्टिकल नहीं, किस पर? बॉडी मतलब उसमें कितने पार्टिकल्स? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. We see that on a body, system of particles. देखो इधर क्या लिखा? when We see that. When we see that When? force F is applied on the body, We system see of that the particles. force body system, then then all particles do not follow Newton's laws of motion. All particles do not follow Newton's laws of motion. Because Newton's laws of motion is valid only for क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट पार्टिकल्स, पॉइंट पार्टिकल्स. सो नहीं, सिंस practically we have system of particles, practically we have system of particles, we have system of particles, not point particles. We can apply Newton's laws. We can apply Newton's laws by converting a body into a point particle. By converting a body into a point particle. This assumed point for a body is called as its center of mass. देखो इस रॉड में एक पॉइंट ऐसा है जो A = F/m को फॉलो कर रहा है. वही पॉइंट क्या है? उस पॉइंट का नाम क्या है? सेंटर ऑफ मास. इस रॉड में एक पॉइंट है यहाँ कहीं, जिसका एक्सेलरेशन अगर कोई पूछे तो आप बिना किसी दिक्कत के बता सकते हो कि F/m होगा. F/m होगा. बाकी सबका नहीं बताना है, इसका बता सकते हो F/m होगा. मेरी बात समझे कि नहीं? Yes, sir. उसी पॉइंट का नाम क्या होगा? उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास. अब सुन लो, जब इसका निकाल लेंगे तो इसका कितना होगा? मान लो ये रॉड मैंने जो दिया था तुम्हें, जो टेबल पे रॉड रखी हुई थी, अरे जिस टेबल पे, सुनो जो ये
पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, वो तो केवल सेंटर ऑफ मास का निकालने के लिए हमने बनाया था। सेंटर ऑफ मास पॉइंट का निकालने के लिए हमने, अरे कम भी तो हो सकता ना। हाँ, सर वहाँ जिस पॉइंट को ले रहे हैं वहाँ से सेंटर के, जैसे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया, इसका मास 10 किलोग्राम है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो इसका तो एक्सेलरेशन आ गया कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका 1 मीटर पर सेकंड। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, सबका ए का क्या होगा, सबका सेम है। अगर यहाँ लगा रहे हो तब तो सेम है, यहाँ नहीं, ऊपर लगा देते हैं। अरे फोर्स यहाँ लगाया है मैंने, यहाँ इस एंड पर, इस एंड पे लगाया है। सर वहाँ से और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको करके कर सकते हैं। नहीं नहीं, मतलब अभी गेस करो कम, तो इसका एक्सेलरेशन तो पता चल गया हमें, इतना होगा। इसका क्या होगा एक्सेलरेशन, जब कहाँ फोर्स लगाएंगे, ए पे? जब यहाँ पर लगा रहे, नहीं बता सकते अभी। अब मतलब अभी नहीं बता सकते, ये नहीं कि बता ही नहीं सकते हो, अभी जब पढ़ोगे तुम लोग तो बता सकते हो। तो जब इसका पता चल जाएगा तो इसका भी हम पता कर लेंगे। हर पॉइंट का मैं पता कर सकता हूँ, किसी पॉइंट का पता कर सकता हूँ मैं, इसका भी कितना होगा बता सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें किसका पता करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास का। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, पूरे मास को कहाँ रख दो। अगर सेंटर ऑफ मास पता करना हो तो पूरे मास को मेल्ट कराओ, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाओ, कहाँ रख दो, सेंटर ऑफ मास पर, और फोर्स सारे वहीं दिखा दो, और एक्सेलरेशन बता दो इसका कितना होगा सेंटर ऑफ मास का। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए न्यूटन्स लॉ लिखना है, मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उस पर एफ नेट इधर लग रहा है, नेट फोर्स इधर लग रहा है, इसका मास m है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इस पॉइंट का, एफ नेट बाई एम, एफ नेट बाई एम। किसके लिए बात, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, एफ नेट कितना है, नेट लिखा ही हुआ है, तो ये किसके लिए सही बात है, ये बात किसके लिए सही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अगर कोई बॉडी है, पत्थर ऐसा पड़ा है, उस पर बहुत सारे फोर्सेस मैंने लगाए, एक फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगा, अरे सबका वेक्टर सम लगा बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स ये, और बॉडी का मास m है, तो मैं इसके आगे क्या लिखूं, इज इक्वल टू क्या, m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। तो बॉडी के लिए तुम्हें ये लिखना है, जब किसी रिजिड बॉडी के लिए तुम्हें इक्वेशन बनाना हो तो तुम ये वाला यूज करोगे बॉडी के लिए। किसके लिए, किसी एक एक्सटेंडेड कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। जब पार्टिकल के लिए करना हो तो ये लग जाएगा, ये लिख लो ऐसे। तो फाइनली सेंटर ऑफ मास को हम डिफाइन करेंगे अब।
Center of mass is an imaginary point inside or outside the body where total mass of the body can be assumed to be concentrated. Assumed to be concentrated. सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं कि जहां पर मास हो वहीं सेंटर ऑफ मास हो. जहां पर मास हो जरूरी नहीं कि वहीं पर सेंटर ऑफ मास हो. जहां पर मास हो, जहां पर किसी बॉडी का मास होगा ना, कुछ मटेरियल उसका, जहां पर मटेरियल हो ये जरूरी नहीं कि वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास हो जहां मटेरियल है. उसके बाहर या अंदर भी हो सकता है. जैसे मान लो किसी रिम का, कोई रिंग है तो रिंग का मास यही तो है. अरे सारा मास यहीं पर तो है और सेंटर ऑफ मास हवा में है. इसके अंदर तो नहीं है ना, बॉडी के अंदर. नहीं समझी बात? तो अगर इस रिंग पर तुम फोर्स लगा रहे हो, मान लो तुमने पैडल से यहाँ पर ये रिम है और रिम पर तुमने चेन चढ़ाई है. अरे होती कि नहीं चेन? और यहाँ से तुम चेन से खींच रहे हो इसको, फोर्स लगाया तुमने. तो यहाँ फोर्स लगाया तुमने, ये तो ढीला होता, नीचे वाली चेन तो ढीली होती है, ऊपर वाली तो फोर्स लगाती है चेन. तो फोर्स लगाया तो इस फोर्स से इसका एक्सेलरेशन आएगा, किसका? जो हवा में पॉइंट है. अब वहाँ पहुँचने के लिए क्या करते हैं? तीलियाँ लगाते हैं, स्पोक्स. तो इसने इसको खींचा, इसको, और इससे फिर बाकी चीज़ें चली. इससे हम तीलियों स्पोक्स लगा करके उस तक पहुंचते हैं, उस हवा में. वहाँ एक्सेल होता है. ये एक्चुअली यहाँ पर तुम खींचते हो, यहाँ नहीं. एक्सेल में पहिए पर थोड़े लगाते हैं. चेन तो यहाँ चढ़ी होती है ना, यहाँ देखो सेंटर ऑफ मास के आसपास ही तो यहाँ पर ऐसे बना होता है धुरी. अरे होता है कि नहीं धुरी? और इस पर चेन चढ़ी होती है ना. तो बेसिकली यहाँ से खींचते हैं ना हम. तो हम सेंटर ऑफ मास के पास जा करके फोर्स लगाते हैं पहिए पर, तो वो धीरे धीरे करके सारा ट्रांसफ़र होता है उसका एफर्ट. बड़ी डिटेल स्टडी है ये. तो सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकता है, इन और आउटसाइड द बॉडी. तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो यही सर्च करेंगे किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है. कुछ में तुम अपने आप जानते हो, जैसे रॉड का कहाँ होगा? बीच में, L/2 पर जान गए, बीचों बीच. हाँ, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, वेसल, कई चीज़ों पर वेरी करेगा. देखो इधर, तो अब हमें निकालना है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इधर बच्चे, इधर देखो, इधर डेफिनेशन तो लिख लिया, कोई बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं. एसी बंद कर देगा, फिर चला दे कुछ देर बाद. सेंटर ऑफ मास का पोजीशन देखो बच्चे इधर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले देखना है, मत लिखो कुछ अभी. मौलिक, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट मास है M1, एक पॉइंट मास यहाँ पर M2. यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स यहाँ लग रहा है F2. तो दोनों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसमें इसका तो एक्सेलरेशन कितना होगा? F1/m1. इसका कितना होगा? लेकिन अगर मैं पूछूं कि इन दोनों का जो सिस्टम है, इन दोनों पार्टिकल्स को मिला करके जो पूरा सिस्टम बना, उसका एक्सेलरेशन कहाँ है? उसका सेंटर ऑफ मास पता करना पड़ेगा ना. तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जैसे मान लो इसका पोजीशन वेक्टर, इसको मैं बता दूं ये कहाँ है. देखो ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से कितना दूर है? R1. कितना दूर है? और ये कितना दूर है? R2. तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा? हाँ, R2 - R1 कह रहा है कोई और.
इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, उसके बीच में लाई करेंगे। सर रूट R1 प्लस R2 R2 प्लस R1/2। इसका सेंटर इन दोनों का बीच में नहीं, M1 M2 अलग अलग है, 1 किलो है 100 किलो है। मास नहीं पता है ना, एक मिड पॉइंट में तब होता जब मास इक्वल होता। अरे एक तरफ 1 किलो एक तरफ 100 किलो, तो सेंटर ऑफ मास वहाँ थोड़े होगा बीचों बीच। तो 100 किलो के तो बेटा अभी तुम लोग नहीं बता सकते क्योंकि यही तो पढ़ना है। ये समझे बात? जैसे तुम लोग गेस कर रहे थे, मुझे इसमें दिक्कत बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये करना चाहिए कि ये हो सकता है। सबका गलत है, आप बताइए अभी सही क्या है? वही तो बताने जा रहे हैं। नहीं अच्छा अभी बताते बाद में तो प्रूव करके आप बताएंगे। तो बहुत लंबा है, वैसे नहीं समझ पाओगे। M1 R1 प्लस M2 R2 बाय M1 प्लस M2 ये है। अरे बता नहीं, M1 R1 प्लस M2 R2 बाय M1 प्लस M2 ये है। यही तो कह रहा हूँ। अरे तो वो नहीं, देखो इधर 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 देखो, अरे इधर वो ड्राइव कैसे करते। अब देखो इधर देखो बच्चे, तो इधर देखो, तो क्या मैं F1 इज इक्वल टू M1 A1 लिख सकता हूँ? इसी में इसमें तो किसी की दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो पॉइंट है ही है। तो मैं A1 को क्या लिखूँ? dV/dt। तो क्या मैं A1 को dR1 d2 R1 बाई dt2 लिख सकता हूँ? ये जानते हो कि नहीं तुम लोग? dR/dt v होता था और dV/dt a होता था। तो पोजीशन का डबल डेरिवेटिव ही तो एक्सेलरेशन होता है। ये एक्सेलरेशन ही लिखा हुआ है। पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। क्या ऐसा ही मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं? D2R2 अपॉन ये जान गए कि नहीं? ये तो सही है। D स्क्वायर नहीं होगा? अच्छा नहीं लिखे तो है भाई। देखो हो गया। अब देखो, अच्छा अगर मैं सिस्टम की बात करूं, इस सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं? तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो ये क्या होना चाहिए? नहीं, सिस्टम का मास प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो डी, R1 अपॉन dt हाँ, प्लस D आर सेंटर ऑफ मास। अरे सिस्टम के लिए तो यही लिखोगे ना भाई, नेट फोर्स। अब हम किसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं? सेंटर ऑफ मास का। उसको दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? F1 प्लस F2। राइट में क्या आ जाएगा? नहीं, कॉमन क्या है इन दोनों में? नहीं, d2 बाई dt2 ये कॉमन है कि नहीं? बचा क्या? M1 R1 प्लस M2 R2 बचा। देखो ये चेक करो, सही है। अरे इसका ही डिफ्रेंसिएशन तो ये लिखा है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तुम, तो ये बाहर आ जाएगा और R1 बाई। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका बराबर है कि नहीं? लेफ्ट लेफ्ट, तो राइट भी बराबर होना चाहिए। इसको तुम अंदर भी लिख सकते हो। जैसे मान लो तुमसे कोई कहे कि d3x का डिफ्रेंसिएशन करो d/dx, तो चाहे 3 अंदर लिखो, चाहे 3dx/x कर दो, 3x स्क्वायर का। सर तो ऐसे तो आप जो सेंटर ऑफ मास है वो अंदर आ सकता है ना M1। हाँ, अब तो M1 प्लस M2 यहाँ भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ लिखा है ना ये, तो इसकी जगह सीधा किया। लेकिन इकट्ठा मैंने एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। इसके बाद क्या मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ? d2/dt2 M1 प्लस M2 इंटू RCO, ये तो लिख सकता हूँ ना। अब ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है कि नहीं? तो उसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? ये पूरा, उसमें ये चीज़ देखो, ये चीज़ यहाँ लिखी है कि नहीं? तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल होनी चाहिए। यही तो बचा। अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ जो लिखा है वो यहाँ लिखा है कि नहीं? बोलो, यहाँ जो लिखा है वो यहाँ लिखा है कि नहीं? तो यहाँ जो लिखा है वही तो ये होना चाहिए। नहीं, देखो वही होना चाहिए। कंपेयर करके देखो तो क्या बचा? यहाँ से यहाँ क्या लिखा है? M1 प्लस M2
इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2, यही तो होना चाहिए। यस सर। इससे हमें आर सेंटर ऑफ मास, जो मैं पूछ रहा था कहाँ होगा, जो तुम लोग नहीं बता पा रहे थे, वो हमने निकाल दिया ना, m1r1 प्लस m2r2 ओवर m1 प्लस m2। जो तुम लोग नहीं बता पा रहे थे वो जान पाए, ये सही है। तो ये तो सर एक्चुअली ना बता पाते। हाँ तो इसीलिए तो हम कहाँ इसलिए कुछ कह थोड़े रहते, कुछ भी बताओ तुम लोग। ये कैसे हुआ ये मार्शल फॉर्मूला? अरे ये इसका, ये पूरा जो टर्म है ये इसके इक्वल होना चाहिए ना। अगर सब कुछ इक्वल है तो ये भी तो आपस में इक्वल होना चाहिए। इक्वल है। तो इक्वल कर दिया, तो ये चीज़ यहाँ लिखा और ये वाला ब्रैकेट यहाँ लिख दिया। वह देखो, फिर ये जो यहाँ मल्टीप्लाई था उसको भेज दिया तो डिवाइड हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो वो आर सी है। और फिर हाँ उसको ठीक है। उधर ही कभी वेक्टर्स को डिवाइड मत करना कभी आपस में, इसको कभी डिवाइड मत करना। डिवीजन ऑफ वेक्टर्स अलाउड नहीं होता। नहीं वो बोल रहा था कि इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट साइड डिवाइड करोगे तो वेक्टर्स को वेक्टर से डिवाइड कर रहे हो ना। नहीं मैं ये कर देता कि जब LHS इक्वल है तो वो- RHS इक्वेट कर देता तो वही मैं तो मैं कर रहा हूँ, तुम डिवाइड की बात कर रहे थे ना अभी। हाँ तो d स्क्वायर बाय d तो वो नहीं, डिवाइड नहीं कर सकते ना तुम। वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। ये डिवाइड कहाँ से, ए वेक्टर बाई वी वेक्टर, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसलिए कंपेयरिंग करना है, कंपेयर करो। तो यहाँ से निकल कर आता है, इधर देखो, ये निकलता है सेंटर ऑफ मास। जो तुम लोग कह रहे थे ना R1 प्लस R2/2, कोई कह रहा था R1 कुछ और, कोई बताता R2 माइनस R1, कोई तो कुछ भी बता सकते थे उस समय, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था तो कुछ भी बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं तो अभी कैसे बता दोगे कि पढ़ा है किसी ने? सेंटर ऑफ मास पढ़ा तो नहीं है? स्कूल में हुआ है सर, लेकिन ये नहीं। मेरा कल अरे यही तो शुरुआत होती है, डिटेल में तो पढ़ाती ही नहीं है, पहले वो बस पढ़ाते हैं। वो तो बकवास टाइम पास। नहीं, मौलिक के घर स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ाया होगा ये। सर अभी वो रिजिड में ही पढ़ा देंगे। तो रिजिड सेंटर ऑफ मास अभी नहीं पढ़ाया। वो रिजिड में ही ना, एनसीईआरटी में रिजिड के अंदर ही हाँ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल ही है, सेंटर ऑफ मास उसी में है। तो अभी पीछे सेंटर ऑफ मास अलग से पढ़ाएंगे, उन्होंने बोला नहीं वो बाहर की बुक्स में अलग में एनसीईआरटी में अलग है। तो भी ये नहीं पढ़ाएंगे, तुम बताना मुझे। एक चेक करना तुम, ये डेरिवेशन नहीं बताएंगे, सीधा यहीं से बताएंगे कि ऐसा होता है। ये आता कहाँ से, ये है ही नहीं तुम्हारे में। Variation नहीं, हाँ। actually formula। ये जब मैंने भी पूछा था अपने यहाँ टीचर से, तो उन्होंने भी कहा था कि ऐसे होता है।